हो रही है ईसीआई की किस चीज़ की? डिप्टी कमिश्नर जो भी है जेएंडके के 20 जी के साथ मीटिंग हो रही है असेंबली इलेक्शन के हवाले से। हाँ, तो इसमें सवाल क्या है? तो आप कैसे देखते हैं, क्या आप यकीन करते हैं कि शायद असेंबली इलेक्शन होंगे यहाँ पे? मतलब इसमें यकीन करने वाली क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने खुद यहाँ पे आके जिस दिन योगा किया उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिया कि यहाँ जो है समय पर इलेक्शन किए जाएंगे। होम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बयान दिया। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो इसमें अब शक की गुंजाइश कहाँ पर है? उमर साहब, जम्मू पीसफुल इलाका माना जाता था, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इजाफा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? मतलब ये सवाल आप बीजेपी से करिए ना। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ये जो है अटैक्स हो रहे हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना। ये आपने फारूक साहब से सवाल किया, वो फारूक साहब का जो जवाब है आपके सामने है। तो क्या मानते हैं कि ये फिर सिक्योरिटी लैब से बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था, ठीक है ना। अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐश व आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। एज ए ग्रोइंग डिमांड की इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और जो मिलिटेंट बेसिस पीओके में उनको स्ट्राइक करना चाहिए। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है ना, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है और इस तरह के फ़ैसले हम जैसे लोग नहीं करते। इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। उमर साहब, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है, दूसरी जानब जम्मू में मिलिटेंट के अटैक्स हो रहे हैं, तो कोई एप्रीहेंशन है आपका कि? मुझे कोई एप्रीहेंशन नहीं है। अगर हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वक्त पे इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के पैर थोड़े हिल गए और वो इन ताकतों के सामने झुक गए और इन हमलों के बाद उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, तो मुझे लगता है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बुरी बात होगी। ये हमले अगर किए जा रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, तो फिर मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि हम इन ताकतों को कामयाब होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारी जो केंद्रीय सतह पे लीडरशिप है, अगर वो इन ताकतों के सामने झुकना चाहेगी तो ये फ़ैसला उनका होगा। ओके।